नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको राजस्थान की उस सीमा से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं जहां इन दिनों सिर्फ रेत नहीं उड़ रही बल्कि सरकार का बुलडोजर भी चल रहा है। नोटिस भी बांटे जा रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में कुछ और गर्माहट देखने को मिल रही है क्या। भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये कार्रवाई किसी एक गांव में नहीं, किसी एक तहसील में नहीं, किसी एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि बाकासर से लेकर के मुनाबाव तक और चौठन से लेकर के गडरा रोड तक फैले उस पूरे इलाके को प्रभावित कर रही है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सीमा से 50 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों और जो भी जगह अतिक्रमण की गई है उनके खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि वर्षों से खड़े निर्माण अचानक प्रशासन की नजरों में आ गए। क्या ये केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई सुरक्षा की एक रणनीति काम कर रही है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है ये उन लोगों को परेशान करने वाली कार्रवाई है? इन सभी सवालों को जवाब के तौर पर समझने के लिए हमें इस पूरी तस्वीर को देखनी होगी। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर दौरे पर आए थे। सीमा सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई और सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा क्षेत्र में कई तरीके की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स और तस्करी का खेल है, वो इसी सीमा के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में अधिक देखने को मिलता है। इनमें बहुत सारी ड्रग्स की मात्रा है और संदिग्ध कुछ गतिविधियां भी है और अवैध आवाजाही और संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण जैसी चिंताएं शामिल थी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां और तेज हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि, गोचर भूमि और भी औरण और अन्य सार्वजनिक जमीनों पर बने निर्माण के रिकॉर्डों को खंगाला गया। सर्वे किए गए और नोटिस भी जारी किए गए। पहले यह दायरा 50 किलोमीटर तक नहीं था, पहले यह दायरा 15 किलोमीटर तक सीमित था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। यही वह बिंदु है जहां से ये विवाद शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही दायरा बढ़ा हजारों लोग इसकी जद में आने लगे। शेरवा, चौठन, रामसर और गडरा रोड जैसे क्षेत्रों के प्रशासन ने लोगों को नोटिस जारी किया। 18 जून तक अपना पक्ष रखने के लिए भी समय दिया गया। समय सीमा पूरी होते ही कार्रवाई शुरू हो गई, यानी कि मलाना है और चौटन है, भालगांव है, डेम्बा सहित कई गांवों में प्रशासनिक टीमें पहुंची। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, बुलडोजर चले, चिन्हित निर्माणों को हटाया जाने लगा और तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और किस जगह से ये अतिक्रमण हटाया गया है, हटाया जा रहा है। और अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई निर्माण वास्तव में अवैध है तो उसे पहले क्यों नहीं हटाया गया? क्या उसे हटाया नहीं जाना चाहिए? अब भी क्या बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकता? अधिकांश लोग कहेंगे कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन दूसरा प्रश्न यह है, क्या सभी मामलों में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? क्या प्रभावित लोगों को पर्याप्त समय दिया गया? क्या उनकी आपत्तियां सुनी गई? और क्या हर मामले को अलग अलग जांच हुई? यही वह मुद्दा है जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का इतिहास राष्ट्रभक्ति और बलिदान से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों ने युद्धों के समय सेना का साथ दिया, देशभक्ति में अपनी जमीनें दी, राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे लोगों को अचानक नोटिस देकर के कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। हरीश चौधरी का आरोप है कि 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ाने का निर्णय बिना पर्याप्त संवाद और बिना पर्याप्त संसाधन के लिया गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों से बातचीत किए बिना कार्रवाई लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। सीमा क्षेत्र केवल सामान्य क्षेत्र नहीं होता, यह देश की सुरक्षा का पहला मोर्चा होता है। सीमा पार से आने वाली हर चुनौती सबसे पहले इन्हीं इलाकों से टकराती है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान की सीमा पर ड्रग्स तस्करी के मामले सामने आए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार ऐसे नेटवर्क पकड़े हैं जिनके तार सीमा तक जुड़े हुए थे। और इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियां और घुसपैठ की कोशिश के भी मामले सामने आते रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि सीमा क्षेत्र में हर निर्माण, हर गतिविधियां और हर आवाजाही पर नजर आवश्यक है। और यही कारण है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और श्री गंगानगर
जैसे इलाकों की विशेष निगरानी के रूप में देखा जा रहा है। और प्रशासन का तर्क है कि यदि कोई भी निर्माण नियमों के विरुद्ध है तो उसे केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वह वर्षों पुराना है। कानून का पालन हर स्थिति में होना चाहिए, लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की अपनी सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां भी है। यहाँ कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ दशकों से लोग रह रहे हैं और कई जगहों पर धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। कई निर्माण ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपनी परंपरा और आस्था से जोड़ करके देखते हैं। पहले दिन की कार्रवाई में कुछ धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलने की खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग बयान दिए। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई धर्म देखकर नहीं बल्कि रिकॉर्ड देख करके की जा रही है। यदि कोई भी निर्माण के अनुरूप नहीं है तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे उसका स्वरूप कितना भी कैसा भी और कुछ भी बड़ा हो। लेकिन जनता के मन में यह सवाल स्वाभाविक है, क्या पुराने रिकॉर्ड पूरी तरीके से स्पष्ट है? क्या हर निर्माण की स्थिति समान है? क्या प्रशासन के पास सभी मामलों को पर्याप्त दस्तावेजी आधार है या उनके पास कोई सबूत है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये अवैध है? इसी बीच एक और तथ्य सामने आया। बताया जा रहा है कि 50 किलोमीटर के दायरे में कई बड़े सोलर प्रोजेक्ट भी आते हैं। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ऐसे में उद्योग जगत भी यह जानना चाहता है कि नई व्यवस्था का प्रभाव विकास योजना पर किस प्रभाव पड़ेगा। क्या निवेश प्रभावित होगा? क्या सरकार इसके लिए कोई अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी? आने वाले समय में यह भी स्पष्ट होगा। अब बात राजनीति की। विपक्ष का आरोप है कि देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई प्रचारित की जा रही है। उनका कहना है कि किसान महंगी लागत से परेशान हैं, युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे व्यापारी आर्थिक व्यापार का एक दबाव झेल रही हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यदि सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था सारे के सारे धराशायी रह जाएंगे, सभी प्रभावित होंगी। इसलिए सुरक्षा से जुड़े कदमों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अब फैसला जनता को करना है कि वे किस तर्क को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब प्रशासन, सरकार और विपक्षी सभी पार्टियों को देना होगा, सभी लोगों को देना होगा। पहला सवाल, क्या 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक दायरा बढ़ाने के पीछे कोई विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट है? दूसरा सवाल, क्या प्रभावित लोगों को पर्याप्त अवसर दिया गया? और तीसरा सवाल, क्या कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है? और चौथा सवाल, क्या भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाई जाएगी? और पांचवा सवाल, क्या विकास परियोजनाओं और स्थानीय आबादी के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा? छठा सवाल, क्या सीमावर्ती लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए उनमें कोई संवाद या उनसे कोई संवाद किया जाएगा? सातवां सवाल, क्या सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कार्रवाई वास्तव में सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगी? और आज राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में केवल प्रशासनिक कार्रवाई केंद्र नहीं बने हुए, बल्कि वे एक बड़ी राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। एक तरफ बुलडोजर है तो दूसरी तरफ सवाल है, एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है तो दूसरी तरफ संवैधानिक प्रक्रियाओं की मांग है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि कानून का पालन करना चाहिए और किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, केवल और केवल इस मुद्दे को है वो केंद्र में रखना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा पर रहने वाले लोगों का विश्वास कायम रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग देश की सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति है और यही लोग युद्ध के समय देश के साथ खड़े रहते हैं, सेना के साथ में खड़े होते हैं। यही लोग सीमा की परिस्थितियों को सबसे बेहतर समझते हैं और समझाते भी हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के विश्वास दोनों को एक साथ लेकर के चलना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी, बहस और तेज होगी, राजनीतिक बयान भी बढ़ेंगे और प्रशासनिक कदम भी। लेकिन हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। आपको हर एक अपडेट, हर एक पक्ष धीरे धीरे पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सीमा पर उठे सवाल आने वाले दिनों में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर असर डाल सकती हैं। अब आपको आज की दूसरी खबर बताती हैं। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार आज खत्म ही हो गया। लंबे समय से जिस फैसले की चर्चा सचिवालय के गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हो रही थी, उस फैसले पर सरकार ने मुहर लगा दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा बैन हटा दिया गया है और यानी कि अब एक बार फिर से तबादला उद्योग नहीं
बल्कि तबादला प्रक्रिया शुरू होगी, फाइलें चलेगी और सिफारिशें होगी, आवेदन लगेंगे और कर्मचारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग पाने की कोशिश में जुट जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार ने बैन तो हटाया, लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए नहीं। इस फैसले में दो ऐसे बड़े विभाग हैं जिनके लाखों कर्मचारी को इस छूट से बाहर रखा गया है। सवाल है कि आखिरकार सरकार ने किन कर्मचारियों को राहत दी और किन्हें इंतजार के लिए कहा गया। सबसे पहले बात शिक्षा विभाग की। राजस्थान में सबसे बड़ा सरकारी महकमा शिक्षा विभाग है, जहां करीब 3.5 लाख कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन इनमें से करीब 2,20,000 थर्ड ग्रेड है और जिनके तबादलों पर पहले से ही रोक जारी रहेगी और सरकार ने इस पर भी कोई छूट नहीं दी है। हैरानी की बात है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले वर्ष 2018 से ही बंद है और पिछले 7 वर्षों से ये शिक्षक लगातार तबादला नीति में राहत पाने की मांग कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ कर दिया कि ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले अभी नहीं होंगे, यानी शिक्षा विभाग के बाकी जो कर्मचारी है उनका तो तबादला हो जाएगा, वे तो तबादले के हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन लाखों शिक्षक वहीं के वहीं बने रहेंगे जो शिक्षक भर्ती श्रेणी प्रतियोगिता थर्ड में लगे हुए हैं। अब बात दूसरे बड़े विभाग की, यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को भी तबादला छूट से बाहर रखा है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही बने रहेंगे। सरकार के पास इसके पीछे एक अपना तर्क है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है और बारिश का मौसम आने वाला है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और ऐसे समय में यदि बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों के तबादले किए जाते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। सरकार नहीं चाहती है कि मरीजों की संख्या बढ़े, सरकार नहीं चाहती है कि मरीजों की चिकित्सा सेवाओं पर किसी भी प्रकार का असर पड़े, इसलिए स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य विभाग में करीब 90,000 कर्मचारी कार्यरत है। वहीं शिक्षा विभाग के 2.20 यानी कि 2,20,000 ग्रेड थर्ड शिक्षक जो हैं वो भी इस प्रक्रिया से बाहर है, यानी लगभग 3 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनके तबादलों पर फिलहाल बैन जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ करीब 5 लाख कर्मचारियों के लिए तबादलों का रास्ता खुल गया है। शिक्षा विभाग के शेष 1,30,000 कर्मचारी पुलिस विभाग, जेल विभाग, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, जल विभाग और अन्य सरकारी महकमों के कर्मचारी अब तबादला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। पुलिस और जेल विभाग में लगभग 90,000 कर्मचारी हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में करीब 50,000 कर्मचारी हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगभग 25,000 और जलदाय विभाग में लगभग 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी विभागों में तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने से प्रशासनिक हलचल तेज होना तय माना जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादलों में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला कर्मचारी, विधवा कर्मचारी और ऐसी महिला कर्मचारी जो चल फिर नहीं सकती और अपना काम कर सकती हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी भी शामिल हैं। कैंसर, हृदय, किडनी रोग, फेफड़ों जैसे संबंधित रोगों से पीड़ित कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा। इतना ही नहीं, आदेश केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं बल्कि निगमों, बोर्डों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। यानी आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर ग्रेड थर्ड शिक्षकों को कब राहत मिलेगी, सरकार उनके बारे में कब सोचेगी। 7 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। लाखों शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर से अधूरी रह गई। सरकार ने बैन तो हटा दिया, लेकिन सबके लिए नहीं। इसलिए आज राजस्थान के सरकारी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि तबादलों का दरवाजा तो खुला, लेकिन हर किसी के लिए नहीं और ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी नहीं। आज भी मायूस है, लेकिन उन्हें हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि उनके लिए भी नीति सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है। रेड प्लस न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।